नमस्कार दोस्तों, सूर्या फंडामेंटल स्टडी में आपका स्वागत है। रोज की तरह मैं वीडियो लेके आता हूँ। अभी IPWE डिप्लोमा का सेक्शन 4 लेसन 1 का वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों, कुछ मेरे व्यूअर हैं जो मेरा मैथ्स देखते हैं। मैथ्स वालों से निवेदन है कि ये एक इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्स का चैप्टर है, इसको भी मैं बताता हूँ, इसलिए उनसे मैं क्षमा मांगता हूँ। वो अगर ये देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। जनरल नॉलेज की दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज ये इम्पोर्टेंट आपके लिए नहीं है। मैथ्स के स्टूडेंटों से यही निवेदन है। उसके बाद IPWE डिप्लोमा सेक्शन के जो स्टूडेंट हैं उनसे निवेदन करता हूँ, इसे ब्रीफली मैं समझा रहा हूँ, आप इसे डीपली पढ़िएगा। इसे मैं संक्षिप्त में बता रहा हूँ, आप डीपली पढ़ लेंगे तो बहुत सारा नॉलेज रहेगा। दोस्तों, सबसे पहले रेल के यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ रेलवे इन इंडियन सेंस, मतलब हिस्ट्री ऑफ रेलवे को देखेंगे तो रेलवे की जो हिस्ट्री है कहाँ से शुरू हुई। ये 15वीं सेंचुरी में स्टोन स्लैब, ये 15 सेंचुरी जो लिखा गया है ये 15वीं सेंचुरी में कहा जाता है। स्लेब खान में जो काम करने वाले लोग थे तो सामान को पीठ पे लेके जाना आना करते थे, दूर तक ले जाते थे, तो उनको एक लकड़ी पे रख के खींच के ले जाने में थोड़ा सुविधा हुआ। उसके बाद लकड़ी को लकड़ी पर ही रख के घिड़ करके खींच के ले जाने में सुविधा हुआ। उसके बाद लकड़ी को रेल पे रख के खींचने में उनको सुविधा हुआ। फिर रेल पर रेल के टॉली बना के छोटा सा ट्रम, जिसे बोलते हैं ट्रमवे बना के वो ले जाने लगे। तो 15वीं सेंचुरी में सबसे पहले यूके में ही ये सब हुआ था, वो हिस्ट्री ऑफ रेलवे की दृष्टि से। उसके बाद दोस्तों ये काम खदानों में होने लगा। आज भी आप बड़ी बड़ी कोयले की खदान या बड़े बड़े माइंस, अदर्स जो खदानें हैं उसमें देखेंगे तो ट्रम्प-वे बना हुआ है। और छोटे मोटे मिल्स में भी देखेंगे, सामान को एक जगह से दूसरे जगह कैरी ले जाने के लिए ट्रम्प-वे बना है। ट्रम्प-वे जो होता है उसको लिखते हैं ट्रम्प-वे लिखते हैं। तो इसके बाद दोस्तों विकास हुआ। विकास होते होते इसमें इंप्रूव हुआ। तो फर्स्ट पब्लिक रेलवे टू द वर्ल्ड में, अब इंडियन हिस्ट्री देखें तो 16 अप्रैल 1853 को इंडिया में पहली रेल चली थी। वो भी 21 मील की थी और बंबई से थाने के बीच चली थी। और इतनी 21 मील की दूरी 1 घंटा 15 मिनट में तय की थी। इतना आप देखिए, किसकी दृष्टि से? ये इंडियन सेंस की दृष्टि से 16 अप्रैल को 1853 में 16 अप्रैल को ट्रेन चली थी, 21 मील की दूरी तय की थी, बंबई से थाने तक चली थी, जो लगभग 35 किलोमीटर के आसपास आता है। ये दूरी 1 घंटा 15 मिनट में तय की थी। और दोस्तों अगर ये देखा जाए वर्ल्ड में, तो वर्ल्ड में फर्स्ट रेल 27 सितंबर 1825 को चली थी। कितना? 27 सितंबर 1825 को। और 1825 से 1853 कोई ज्यादा नहीं है, लेकिन ये स्टॉकटन से डार्लिंगटन तक चली थी। कहां से? स्टॉकटन से डार्लिंगटन तक चली थी। ये 27 सितंबर 1825 को। कहां है ये? यूनाइटेड किंगडम, जो लंदन बोला जाता है, जिसे हम ब्रिटेन कहते हैं, उनके अधीन में था उस समय। और 1835 को जर्मनी में चला था। 1833 को संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे हम अमेरिका कहते हैं, 1833 में उनके यहाँ चला था, अमेरिका में, वर्ल्ड की हिस्ट्री के हिसाब से। और जर्मनी में 1835 में चला था। तो 27 सितंबर 1825 को पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले ट्रेन चली थी। जैसे हम बंबई टू ठाणे कहते हैं, वैसे स्टॉकटोन टू डार्लिंगटन तक चली थी। और उनके यहाँ मतलब वर्ल्ड में चली थी 27 सितंबर 1825 को। और 16 अप्रैल 1853 को हमारे इंडिया में चली थी, जो कि आपको डिटेल से बता चुके हैं। दोस्तों ये हिस्ट्री
इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री आप अगर डाटा ज्यादा डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो लेसन 1 में दिया गया है, पढ़ लीजिएगा। फिलहाल इतना ही। उसके बाद इंडियन हिस्ट्री के हिसाब से हम चलते हैं। अब ट्रेन इंडियन ट्रेन जो है 18,518 ट्रेन, 18,518 ट्रेन जो है इंडिया में अभी हैं, चल रही हैं। ये लगभग 8,107 मिलियन पैसेंजर को, इतना मिलियन मतलब ये करोड़ों में हुआ, कितना, लगभग करोड़ों में हुआ। तो इतना मिलियन पैसेंजर रोज कैरी करते हैं और 1108 मिलियन टन रोज गुड्स का, माल का सामान जो है कैरी किया जाता है। उसके बाद दोस्तों ये तो पैसेंजर और ये दोनों डिटेल्स मैं जो बता रहा हूं 15 और 16 के बीच के हैं ये रिकॉर्ड। उसके बाद 11,122 लोकोमोटिव है। उसके बाद पैसेंजर कोचेज जो हैं 63,342 पैसेंजर कोचेज हैं। और उसके बाद 2,51,256 गुड्स वैगन हैं। गुड्स वैगन का मतलब आप समझते हैं, जो वैगन डिब्बे होते हैं गुड्स के, इतने, ये 2,51,256 गुड्स वैगन है और 63,342 पैसेंजर कोचेज हैं। और लगभग ट्रेनें जो 18,518 ट्रेनें लगभग रोज दौड़ रही हैं इंडियन हिस्ट्री में। इसके बाद दोस्तों और हम कुछ देखते हैं। इसके बाद हम दोस्तों देखते हैं कि 1947 और 51 के समय जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, उस समय मात्र रेलवे में 6 जोन थे। आज तो लगभग 18 या 19 जोन होने वाले हैं, लेकिन हम उस समय की बात करते हैं तो कितने जोन थे? 6 थे। सेंट्रल रेलवे था, ईस्टर्न रेलवे था, नॉर्थर्न रेलवे था, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे था, साउथर्न और वेस्टर्न रेलवे, यही 6 रेलवे जोन थे दोस्तों। उसके बाद आप इतना एक जोन के बारे में तो आप लोग जानते हैं, इस समय कुल 18 या 19 जोन हो चुके हैं, जिसमें मेट्रो जोन रेलवे भी एक जोन के तहत कलकत्ता का मेट्रो रेलवे भी जोड़ा जा चुका है। उसके बाद डिफरेंस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के, आप रेलवे ट्रांसपोर्ट जानते हैं, रोड ट्रांसपोर्ट जानते हैं, एयर ट्रांसपोर्ट और वाटर ट्रांसपोर्ट। इससे माल ढुलाई और आदमी का आवागमन होता था। सबसे पहले ओल्ड जो है आपका ये है वाटर ट्रांसपोर्ट है। रोड तो ही पैदल रास्ते थे ही, इसको तो सबसे ओल्ड माना ही जा सकता है। लेकिन इसके बाद डेवलपमेंट जो हुआ तो वाटरवे का हुआ। वाटरवे के बाद आपका कहा था रोडवे, तो था ही, रोडवे के बाद वाटरवे, और वाटरवे से मतलब विकास सबसे ज्यादा रोडवे का हुआ। रोडवे के बाद रेलवे का हुआ, रेलवे के बाद एयरफोर्स और एयर ट्रांसपोर्ट का हुआ, जो आपके बड़े बड़े एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं। तो दोस्तों इन सब के बारे में जानिए। उसके बाद रेलवे बोर्ड आता है, आपकी बुक में है रेलवे बोर्ड। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवे के बारे में थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूं। इंडियन रेलवे आर द प्रेजेंट द बिगेस्ट पब्लिक अंडरटेकिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हैविंग कैपिटल एट चार्ज ऑफ अबाउट 2,75,135 करोड़ का ओवरटर्न करता है। उसके बाद द इनेक्टमेंट रेगुलेटिंग द कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ रेलवे इन इंडिया आर द इंडियन ट्रामवे एक्ट 1816 का एंड द इंडियन रेलवे एक्ट ऑफ 1890 का एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, इसमें संशोधन किया जाता है। उसके बाद क्या होता है? द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इन कनेक्टिंग विथ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द रेलवे वेस्ट विथ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द सेम हैज बीन delegated to the railway board as per the Indian Railway Act reference to the organization of Indian Railway।
ये रहा इंडियन रेलवे। उसके बाद रेलवे बोर्ड जो होता है वो मिनिस्ट्री होते हैं, मिनिस्ट्री के बाद मेंबर होते हैं, उसका मतलब एक स्ट्रक्चर होता है। दोस्तों मैं स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश बोर्ड पर कर रहा हूं, आप लोग स्ट्रक्चर को दोस्तों अब देखेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, क्या मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत रेलवे बोर्ड होता है, उसके ऊपर भारत सरकार का रेल मंत्री होता है और राज्य सरकार के रेल मंत्री होते हैं, आप लोग को मालूम होगा। ये सब राज्य सरकार के रेल मंत्री और भारत सरकार के रेल मंत्री के नीचे जो होता है, इसे एस फॉर स्टेट का, जी फॉर गवर्नमेंट का, ये आपका हो गया। उसके बाद रेलवे बोर्ड होता है, रेलवे बोर्ड का चेयरमैन जिसे बोला जाता है, चेयरमैन तो अब खत्म हो गया, अब सीईओ बोला जाता है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को ही सीईओ बोला जाता है। ये चेयरमैन इन मेंबर ऑफ स्टाफ में से ही प्रमोटेड करके चुने जाते हैं, जो चेयरमैन बनाए जाते हैं। इसके नीचे होता है मेंबर ऑफ ट्रैक्शन, मेंबर ऑफ स्टाफ, मेंबर्स ऑफ इंजीनियरिंग, मेंबर्स ऑफ ट्रैफिक, मेंबर्स ऑफ रेलवे स्टाफ, मेंबर्स ऑफ कमिश्नरी या फाइनेंशियल कमिश्नर होता है। और सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट मैटर देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर देखते हैं। उसके बाद डायरेक्टर जनरल होते हैं, एसएनटी के, आरएएस के डायरेक्टर जनरल होते हैं, आरएचएस के, आरपीएफ के डायरेक्टर जनरल, पीईआरएस के होते हैं, इन सब में होता है। तो इतना दोस्तों ये इसका जानने का ये मतलब हुआ। इतने के बाद आपका तब कहीं रेलवे जोन आता है, जो 16 या 19 जोन है जो। उसके बाद रेलवे प्रोडक्शन यूनिट, जो रेलवे के सामान मटेरियल्स बनते हैं, स्लीपर, रेल, समथिंग आप लोग जानते हैं। अदर्स यूनिट में आपका बहुत कुछ आता है। उसके बाद वेरियस अंडरटेकिंग रेलवे मिनिस्ट्री के अंतर्गत जो आते हैं उनको मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए। रेलवे जोन में 16 या 17, 19 जो रेलवे जोन है उनका नाम होता है। प्रोडक्शन यूनिट में मतलब रेल इंजन कहाँ बनता है, रेल डिब्बा कहाँ बनता है, रेल का व्हील कहाँ, चक्का कहाँ बनता है, बेगन कहाँ बनता है, ये सब होता है। अदर्स यूनिट में आपका जो जनरल मैनेजमेंट के तरह CAORS के तरह सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉडिफाई ऑफ द वर्कशॉप ना, इन सब, या फिर सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, और ये सब अदर जोन के मतलब अदर्स यूनिट जो हैं उसमें आते हैं। उसके बाद ये है वेरियस अंडरटेकिंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत जो आती हैं कंपनियां, उनके नाम जैसे में BCL होता है, IRCON, CIRS होता है, कॉनकोर होता है, KRSL होता है, IRCTC होता है। ये सब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत आते हैं, इनके अंतर्गत ये सब होता है। दोस्तों इतना होने के बाद, इतना जानकारी लेने के बाद आप दोस्तों आप इंडियन रेलवे वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, जो इन्हीं सब के अंतर्गत में आता है, इंडियन रेलवे वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन RVNL भी इन्हीं के अंतर्गत में आता है, जो रेलवे का ही काम करता है। IRCTC के बारे में बोला, जो कि आता है, काम करता है। दोस्तों अब इसके बाद जो आप देखेंगे, उसके बाद होता है कारपोरेट मिशन, कारपोरेट ऑब्जेक्ट। ये क्या है, थोड़ा इसको डिटेल्स में आइए आगे देखते हैं। दोस्तों आइए, कारपोरेशन मिशन, कारपोरेशन मिशन जो है 1985 में शुरू किया गया था कारपोरेशन मिशन। और इसके तहत कारपोरेशन मिशन जो है, इसके तहत इंडिया का जो कैपेसिटी कारपोरेशन ऑब्जेक्ट्स के अंतर्गत जो चीज आते हैं। कारपोरेशन मिशन जो है, फर्स्ट कारपोरेशन प्लान वाज मेड इन 1985 विच हैज फॉलोज। पहला क्या है, कारपोरेट ऑब्जेक्टिव। कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स में कैपेसिटी कितनी थी, कास्ट कितना लगता था, और रिटर्न ऑन कैपिटल कितना होता है, क्वालिटी ऑफ सर्विस, उसके बाद
सेफ्टी होता है दोस्तों। अब कैपेसिटी क्या है? बिल्ड अप कैपेसिटी ऑफ द रेलवे सिस्टम टू कैरी द एंटीसिपेटेड ट्रैफिक, यही आपका कैपेसिटी है। और कास्ट क्या है? कास्ट जो है, कास्ट अचीवमेंट 15% रिड्यूस्ड इन कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट इन रियल टर्म। उसके बाद रिटर्न कैपेसिटी क्या है, और उसके बाद क्वालिटी ऑफ सर्विस, कैसी सेवा है, आप लोग रेलवे के बारे में जानते हैं। उसके बाद सेफ्टी, इसका मेन पर्पज है, सेफ्टी भी आप लोग इसके जानते हैं। रिड्यूस इंक्लूडेड द ट्रेन एक्सीडेंट टू द एक्सटेंड पॉसिबल, ये सब सेफ्टी की है। सेफ्टी के बाद ये कॉर्पोरेशन मिशन में स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन रेलवे का कितना स्ट्रेंथ है। उसके बाद वीकनेस ऑफ इंडियन रेलवे में कुछ कमजोरियां हैं, उसके बारे में जानना है। रोल ऑफ इंडियन रेलवे का रोल क्या है। अब दोस्तों वीकनेस जो है आप लोग देखते होंगे, स्ट्रेंथ पावर तो जान रहे होंगे कितना पावर है, कहां से कहां तक पूरे देश में फैला हुआ है। उसकी कुछ कमजोरियां हैं जो अपने शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते हैं, आप लोग लिख सकते हैं और जो जानकारी हो। उसके बाद रोल ऑफ इंडियन रेलवे का, स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन रेलवे और रोल ऑफ इंडियन रेलवे इज, आप लोग इन दोनों में इंडियन रेलवे, ये इंडियन रेलवे रोल क्या है, रोल ऑल ओवर वर्ल्ड में देखा जाए और अपने इंडिया में, और स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन रेलवे, ये सब आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। वीकनेस कुछ कमजोरियां हैं, बुक में दिया गया है, इन सबको पढ़ लीजिएगा। ये रहा मिशन। उसके बाद दोस्तों आइए हम कुछ और चीज पढ़ते हैं। अब जोन, रेलवे जोन के बारे में तो आपको बताना नहीं है, कितने जोन होते हैं उनको आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद सबसे बड़ी जानकारी इसमें ये है, प्रोडक्शन यूनिट और मैन्युफैक्चर यूनिट। आइए दोस्तों प्रोडक्शन यूनिट और मैन्युफैक्चर यूनिट के बारे में पढ़ते। आइए दोस्तों प्रोडक्शन यूनिट के बारे में पढ़ते हैं। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और प्रोडक्शन यूनिट। प्रोडक्शन यूनिट और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आप लोग सीरियल नंबर से देखिए, चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क, CLW भी बहुत फेमस है। ये CLW कहाँ पे है? चित्तरंजन में है। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता के आसपास पड़ता है। और इसमें इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव यानी इलेक्ट्रिक इंजन, रेलवे की इलेक्ट्रिक इंजन इसमें बनाए जाते हैं CLW में, पहला नंबर पे हुआ। दूसरा नंबर पे है डीजल लोकोमोटिव वर्कशॉप, DLW वर्क्स। DLW कहाँ पे है? वाराणसी में है, यूपी में पड़ता है। और इसमें डीजल लोकोमोटिव यानी डीजल इंजन रेलवे के बनाए जाते हैं। तीसरा है दोस्तों इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, ICF इसे बोलते हैं। इसका मुख्यालय चेन्नई में है, जो आपका तमिलनाडु में पड़ता है। इसमें कोचेज बनाए जाते हैं। उसके बाद होता है डीजल कंपोनेंट्स वर्क। दोस्तों डीजल लोकोमोटिव वर्क जो है वाराणसी में है, और डीजल कंपोनेंट्स वर्क DCW पटियाला में है, जहां पे डीजल लोको का कंपोनेंट्स बनता है दोस्तों। उसके बाद है 5वां नंबर रेल कोच फैक्ट्री। रेल कोच फैक्ट्री आपका कपूरथला में पहला रेल कोच फैक्ट्री बना था, जिसमें कोचेज बनते हैं। उसके बाद रेल कोच फैक्ट्री आपका यहाँ पे है मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री, रायबरेली में बना है, जो कोच बनते हैं। इसको भी मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली में है दोस्तों, जो यूपी में है, वहां भी कोचेज बनते हैं मॉडर्न। व्हील एंड एक्सल प्लांट्स W&AP बंगलुरु में, बंगलौर कर्नाटका में है, वहां व्हील और एक्सल रेलवे के बनते हैं। उसके बाद दोस्तों रेल व्हील प्लांट्स लास्ट है, रेल व्हील प्लांट्स जो बेला लगभग बिहार में, व्हील एंड प्लांट्स वहां भी बनते हैं छपरा के आसपास में। ये सब वर्कशॉप प्रोडक्शन यूनिट है रेलवे के दोस्तों। प्रोडक्शन यूनिट, और उसके बाद आप अब पढ़ेंगे हमारे द्वारा प्रोडक्शन यूनिट इतना हो गया। ये इम्पोर्टेंट है आपके कंपटीशन की दृष्टि से भी, और इसमें भी पूछा जाता है। वेरियस गेजेज ऑन वर्ल्ड रेलवे
वर्ल्ड रेलवे में जो रेलवे के गेज होते हैं वो वेरियस होते हैं, और इंडियन रेलवे में डिफरेंस गेज ऑफ इंडियन रेलवे में कितने गेजेज हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो वेरियस गेजेज ऑफ वर्ल्ड, उसका हम डायग्राम बना के आपको समझा देते हैं, और उसके बाद डिफरेंस गेजेज ऑफ इंडियन रेलवे इसको देख लेते हैं। उसके बाद गेज वाइज ट्रैफिक एनालिसिस कुछ है उसको देखेंगे। उसके बाद यूनिक गेज पॉलिसी ऑफ इंडियन रेलवे। तो आइए क्रम से आइए दोस्तों, वेरियस गेजेज ऑन वर्ल्ड रेलवे। वर्ल्ड रेलवे में वेरियस गेजेज है। वर्ल्ड रेलवे में वेरियस गेजेज कितने प्रकार के हैं इनके बारे में देख लेते हैं। सीरियल नंबर, टाइप ऑफ गेजेज, ये मतलब उनके नाम, और गेजेज इन एमएम में कितने मिलीमीटर में है, गेजेज इन फीट में कितने फीट में, और परसेंटेज पूरे वर्ल्ड में कितना परसेंटेज कहाँ पे है कि कौन सा सबसे ज्यादा है, नेम ऑफ कंट्री, कौन किस किस कंट्रियों में ज्यादा चलते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं स्टैंडर्ड गेज। स्टैंडर्ड गेज 1435 एमएम का, 1435 एमएम मिलीमीटर उसकी लंबाई होती है। फीट में देखें तो 4 फीट 8.5 इंच, 4 फीट 8.5 इंच होता है। 62% होते हैं दोस्तों, 62% पूरे वर्ल्ड में ये चल रहा है, जो इंग्लैंड, यूएस, कनाडा, तुर्की, रशिया, चाइना में चलते हैं रेल के स्टैंडर्ड गेज, जिसकी मतलब स्टैंडर्ड गेज कितना एमएम है, 1435। ब्रॉन्ड गेज जो है, ब्रॉन्ड गेज दोस्तों 1768, यानी 1768 एमएम, 1768 एमएम मतलब 1768 एमएम, 1767 एमएम, जो फीट में देखा जाए तो 5 फीट 6 इंच का होता है, और 6% टोटल वर्ल्ड के हिसाब से है। और जो जिसका ज्यादा मतलब देखा जाए तो इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, ब्राजील और अर्जेंटीना में है इसका ब्रॉन्ड गेज। उसके बाद ब्रॉन्ड गेज एक आता है 1524 एमएम का ब्रॉन्ड गेज, ये 5 फीट होता है। फीट में देखा जाए तो इसकी लंबाई 5 फीट होती है। 9% वर्ल्ड में है, जो रसिया और फिनलैंड में पाई जाती है ये गेजेज। उसके बाद कैप गेजेज है, ये इसका एमएम में 1068 है, 1067 एमएम, सॉरी दोस्तों, इस 1767 एमएम है, और ये भी 1067 एमएम, लगभग ये 3 फीट 6 इंच यानी 3.5 फीट का है, और 8% पूरे वर्ल्ड में पाया जाता है, जो अफ्रीका, जापान, जावा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में पाया जाता है। उसके बाद दोस्तों मीटर गेज आता है। मीटर गेज जो है दोस्तों, मीटर गेज 1000 एमएम इसका क्या होता है, 1000 एमएम इसका कहा जाता है मिलीमीटर में डिस्टेंस होता है गेज का, और 1 फीट 3 इंच होता है। 9% पूरे वर्ल्ड में पाया जाता है, जो इंडिया में पाया जाता है, फ्रांस में पाया जाता है, स्विट्जरलैंड, मलेशिया, थाईलैंड, अर्जेंटीना, अदर कंट्रियों में भी होगा। उसके बाद 23 वेरियस टाइप के गेजेज और होते हैं दोस्तों, जो जिनका डिफरेंस एमएम में कहा जाता होता है, डिफरेंस फीट में भी उनका डिस्टेंस होता है, और वो लगभग टोटल का 6% वो पाए जाते हैं, अदर कंट्रियों में पाए जाते हैं। इस तरह से वेरियस टाइप ऑफ गेजेज हो गया। उसके बाद दोस्तों अब हम क्लासिक गेजेज, अब इंडियन गेज मतलब जो डिफरेंस गेज ऑफ इंडियन जो है इंडियन रेलवे, इन इंडियन रेलवे ऑर्गेनाइज इट वाज intention of the ईस्ट इंडिया कंपनी टू अडॉप्ट द स्टैंडर्ड गेज, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैंडर्ड गेज 1435 एमएम को अपनाई थी, जो कि 4 फीट 8.5 इंच का होता है। दिस प्रपोजल वाज हाउएवर चैलेंजेड बाय द मिस्टर वी स्विंग, कंसल्टिंग इंजीनियर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डब्ल्यू स्विम नाम के एक
कालिदास इंजीनियर थे, उनको हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से उनको कालिदास चैलेंजेस हुआ था। हु रिकॉग्नाइज्ड एज 1676 mm, यानी उन्होंने 1676 mm 1676 mm सॉरी 1676 यहाँ होना चाहिए, हम ये गलत लिख दिए हैं दोस्तों, 1676 mm, इसीलिए पढ़ने में मुझे दिक्कत हो रहा था। ये होना चाहिए 1676 यानी 16, ये हुआ 1676 mm। ये दोस्तों इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका में पाया जाता है। तो इसी के लिए उन्होंने 1676 यानी 1676 mm 5 फीट 6 इंच 5 फीट 6 इंच जो गेजेज है, द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी डिसाइडेड टू एडॉप्ट मिस्टर सिम recommended the 5 feet 6 inch finally become the Indian Railway main gauge. In 1871, the government of India want to construct cheaper railway from the develop of the country and meter gauge. That is 1 meter यानी 3 feet 3 inch gauge was accordingly introduced. In course of time, 2 more gauges have wide of 0.76 मीटर, यानी जिसे हम नैरो गेज कहते हैं, 2 फीट 6 इंच का एंड 0.610 और मीटर गेज कहते हैं जो 2 फीट का होता है। वी आल्सो इंट्रोड्यूस इन थिनली populated area mountain railway and for such other miscellaneous purpose. Indian Railway presently have 60,510 किलोमीटर यानी 90% लगभग रेलवे जो है ब्रॉड गेज का है। 3,880 किलोमीटर लगभग 6% के आसपास ब्रॉड ये मीटर गेज है और 2,297 किलोमीटर लगभग 3.5% नैरो गेज है दोस्तों। तो इंडिया में ये रहा डिफरेंस गेजेज के बारे में। उसके बाद चॉइस ऑफ गेजेज को आप लोग जान चुके हैं कि 1676 mm वाला ही चॉइस ऑफ गेजेज है। अब प्रॉब्लम ऑफ चेंज ऑफ गेजेज, ये गेजेज में जो चेंजिंग होती है उससे क्या प्रॉब्लम होता है, बहुत सा प्रॉब्लम इन्वॉल्व होता है, जो इनकन्वीनियंस टू पैसेंजर, डिफिकल्टी टू ट्रांसशिपमेंट ऑफ गुड्स, ट्रांसफिटिंग ऑफ गुड्स, बहुत सी वेराइटी टाइप का मतलब ये प्रॉब्लम होता है। रिक्वायरमेंट ऑफ एडिशनल एंड फैसिलिटीज एट स्टेशन एंड यार्ड, डिफिकल्टीज इन बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ, इस तरह से बहुत से गेजेस के बारे में प्रॉब्लम होती है। गेजेज वाइज ट्रैफिक एनालिसिस आपको बताया लगभग ये एनालिसिस। उसके बाद यूनिक गेज पॉलिसी ऑफ इंडियन रेलवे, यूनिक गेज पॉलिसी जो है इंडियन रेलवे की दोस्तों इस पूछता है, इसके बारे में शॉर्ट नोट लिखने के लिए। तो ये जो प्रॉब्लम होती है, इसी प्रॉब्लम को देखते हुए जैसे मीटर गेज, नैरो गेज, इन्हीं सबको देखते हुए बहुत से अदर गेजेज जो हैं, तो हमारे कंट्री में भी 3 टाइप के गेजेज पाए जाते हैं रेलवे के। तो इनके मतलब गेज की वजह से कुछ ट्रेनों का आवागमन नहीं हो पाता है, इसीलिए यूनिक गेज पॉलिसी ऑफ इंडियन रेलवे में अपनाई गई। तो इसमें जो प्रॉब्लम होती है उससे हम बात करते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ मल्टी गेजेज सिस्टम हैज बीन एगिटेटिंग द माइंड ऑफ रेल यूजर, इकोनॉमिस्ट, टेक्नोक्रेस्ट, एडमिनिस्ट्रेटर,
manager and public at large of quite some time. This multi-gauge system is not only costly and cumbersome but also causes serious bottleneck in effect operation of railway and Henderson in the balanced development of country. Indian Railway therefore took a bold decision 1992 में to take up large scale selected conversion of meter gauge, narrow gauge and move toward यूनी गेजेज। मतलब 1992 में दोस्तों मीटर गेज और नैरो गेज को कन्वर्ट कर दिया गया किस में? ब्रॉड गेज में, यानी 1676 में कन्वर्ट कर दिया। अब बेनिफिट ऑफ यूनी गेज पॉलिसी टू एडप्ट अब ब्रॉड गेज जब कन्वर्ट कर दिया गया तो इससे क्या बेनिफिट होता है दोस्तों, इसके बारे में कुछ क्लास बताया गया है, उसको आप पढ़ सकते हो। उसके बाद होता है दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ रूट लाइन। रूट लाइन का क्लासिफिकेशन 3 तरह के, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी स्पेशल और ग्रुप डी और ग्रुप ई में किया गया है, जो हमारे देश में इस टाइप के रूटों पर रेलवे गुजर रही हैं। दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, और अगर आप नए व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए सूर्या फंडामेंटलिस्ट डी, उस पर हमारा वीडियो आता रहता है, आप देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।